नात्सीवाद और हिटलर का उदय। अभी हम लोग इस पाठ में प्रवेश कर चुके हैं और अभी हम लोग इसकी का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। वाइमर गणराज्य का जन्म। अभी हम लोग देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के जो शुरुआती के सालों में जर्मनी एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था और उसने क्या किया था कि ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर कुछ मित्र राष्ट्रों को इकट्ठा करके, जैसे कि इंग्लैंड है, फ्रांस है और रूस, उनके खिलाफ पहला विश्व युद्ध उन्होंने लड़ा था। यानी कि जर्मनी एक बाजू में था और ये सारे मित्र राष्ट्र उनके खिलाफ लड़ रहे थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। और ये पहला विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक लड़ा था और दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी, उन्होंने इसमें भाग लिया था क्योंकि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी, इसके लिए वो लोग सभी इसमें शामिल हो गए थे और सभी को किसी ना किसी फायदे की उम्मीद भी थी और उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध कितना लंबा खींच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़कर रख देगा। अभी फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में ही सफलताएं हासिल की थी, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया था तो इस खेमे को काफी ताकत मिली थी और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्र शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अभी आगे क्या हो गया? साम्राज्यवादी जो जर्मनी की इस पराजय और सम्राट ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा भी दिया था, तो ये सब कुछ ने जर्मनी में क्या हो गया कि वहां की जो संसदीय पार्टियां थी वो जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उन्होंने उपलब्ध करा के दिया, क्योंकि जर्मनी की एक तो पराजय भी हो गई और वहां के जो सम्राट थे उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया और वो चले गए। अभी ऐसा हो गया कि इस सिलसिले के दौरान वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया और नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटैग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों के सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। अभी आगे क्या हो गया? इसके लिए यह जो गणराज्य था, खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को ये रास नहीं आ पा रहा था और इसकी एक वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने बहुत ही नरसंहार किया था, बहुत ही अत्याचार किया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। युद्ध का असर किस तरह से हुआ? इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया था और यूरोप कल तक एक कर्जा देने वाला था, वो ऐसे इसमें वो उनकी गलती होती थी, लेकिन जो युद्ध खत्म होते होते ये यूरोप भी एक कर्जदारों का महाद्वीप बन गया, बहुत ही कर्जा हो गया उनके ऊपर भी और वो कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पुराने कुछ साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर में गणराज्य से वसूल किया जा रहा था और इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा और हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर भी वह अपंग हो चुका था। अभी वाइमर गणराज्य के हिमयातियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेम के लोग थे। इसी सभी लोग इस तरह से थे। कौन कौन से? समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट
खेमे के लोग थे। अभी रूढ़िवादी पुरातन पंथ राष्ट्रवादी मिथकों की इसके आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा था और आखिरकार नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया और इस मनोदशा और इसके कारण उसका असर 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटना पर गहरा असर पड़ा। आगे हुआ इस तरह से कि पहले महायुद्ध ने जो यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी जो गहरी छाप छोड़ दी थी, तो सिपाहियों को उसके लिए आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा, क्योंकि सिपाही ही आगे जाके सब कुछ युद्ध खेलते थे, वहां पे रहते थे। और फिर राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। अभी मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी ही दयनीय जिंदगी जी रहे थे। उनको बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते। जो लाशों को जो चूहे खाने के लिए आते थे, उनके आसपास जो गिरे हैं, तो उनके बीच में ही ये सैनिक लोग यानी सिपाही लोग रहते थे। और इस तरह से वो अपने आसपास में सभी जगह उनका बहुत ही बुरी तरह से सब माहौल हुआ रहता था। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते हुए देखते थे, क्योंकि अभी जो आगे वाला जो सैनिक है जो उनका खिलाफ है, वो तो उन पर बमबारी करेगा, सब बंदूकें चलाएगा, तो उसका भी उनको शिकार होना पड़ रहा था। और उनके आजू बाजू के जो साथीदार थे, उनके साथ में जो सैनिक इस युद्ध में भाग ले रहे थे, वो भी कुछ बुरी तरह से मर रहे थे और पल पल मरते हुए उनको भी वो देख रहे थे। कोई जख्मी होता था तो उनको डॉक्टरी इलाज नहीं मिल रहा था, दवाई नहीं मिल रही थी, अस्पताल नहीं मिल रहा था अभी वहां पे, तो इसके लिए वो भी आधे मरे जख्मी ऐसे हालत में रहते थे और उनको पल पल उनको मरते हुए इन लोगों को देखना पड़ता था। उसके बाद सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान वो प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा था और उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। अभी आगे क्या हुआ? राजनैतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। जिस समय में वाइमर गणराज्य की स्थापना हो गई, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी ने भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी और बहुत सारे शहरों में तो मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई और बर्लिन के जो राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। और इसीलिए इसी कारण से कुछ समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में सभी लोग ये इकट्ठा होकर एक प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का उन लोगों ने फैसला ले लिया। इन सभी संस्थाओं ने, जैसे कि समाजवादियों में डेमोक्रेट्स और कैथोलिक, इस तरह से वो लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने ये फैसला ले लिया और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के जो भी फ्री कोर्स नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया और इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टा क्रिस्टो में जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली और इसके बाद कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के क्या हो गए? दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके और क्रांतिकारी उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज उठाने लगी। इस तरह से ये सब कुछ चल रहा था। आगे देखते हैं।
हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत आपको राजनीतिक, रेडिकलवाद और आर्थिक संकट के बारे में आपको लिखना है, अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।